So, hi friends. So, we are discussing about ब्लड. ठीक है, तो हम लोग ब्लड को पढ़ रहे थे, जिसमें कि मैं लाइव क्लास ले रहा था, लेकिन लाइव क्लास लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आज से मैं रिकॉर्डेड क्लास ही रिकॉर्डेड फॉर्म में ही इसको डालूंगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाता है कि मैं दिन में मुझे जब भी टाइम मिलता है उस टाइम में इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर बाद में एक लैब शेड्यूल पे हम लोग डाल देते हैं। लेकिन लाइव क्लास में क्या होता है कि उसी परफेक्ट टाइम पे इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है या फिर लाइव आना पड़ता है, जो कि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए बीच में क्लासेस नहीं आ रही थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब ट्राई करूंगा रेगुलर रहने का। तो हम लोग रोजरी पढ़ रहे थे और उस दिन लाइव क्लास में क्या हुआ था, बीच से अचानक से लाइट पावर कट होने के कारण क्लासेस स्टॉप हो गई थी। तो इसीलिए हम लोग अभी इसको इन सबको देखते हुए रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लास को रखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुका था, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका था। हम लोगों ने ब्लड के बारे में एक बेसिक चीज़ जो होता है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। ब्लड के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 7.4। और मतलब 7.4 होता है, ये अल्कलाइन होता है या फिर स्लाइटली बेसिक होता है। अल्कलाइन क्या होता है, वैसा अल्कलाइन उसको बोलते हैं जो कि पानी में घुलता है, वैसा बेस जो पानी में घुल जाता है। और अगर इसका वॉल्यूम का बात किया जाए, ब्लड कितना वॉल्यूम होता है, 5 से 6 लीटर में होता है एक नॉर्मल पर्सन में। नॉर्मल पर्सन किसको बोलते हैं, जिसका वेट 50 to 70 केजीज के आसपास होता है, उसको नॉर्मल पर्सन बोलते हैं। अच्छा, अगर इसका वेट ऑफ ब्लड के साथ कितना होता है, तो 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने इसका कंपोजिशन पढ़ लिया था, ये किस किस से मिलकर बना होता है। तो कंपोजिशन में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये एक प्लाज्मा होता है 55% प्लाज्मा, और बाकी का जो है आपका 45% बच गया, ये होता है आपका सेल्स या कॉर्पोसल्स। इसमें कि आपका क्या क्या आता है, आरबीसी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा और आपका प्लेटलेट्स आ जाएगा। अच्छा, इन 55% में जो होता है, अगर इस 55% को अगर हम लोग 100% मान लेते हैं, तो इसमें 92% अपना क्या होता है, वाटर ही होता है। बाकी 7% आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और 1% में आपका क्या आता है, साल्ट आ गया, मिनरल आ गया, ग्लूकोज आ गया, वेस्ट प्रोडक्ट आ गया। बाकी अगर इन सेवन को अगर परसेंट को अगर देखेंगे, इसमें क्या आता है, एक एल्ब्यूमिन आता है जो, और एक ग्लोब्यूलिन आता है, और प्रोथ्रोजन और फाइब्रिनोजन आता है। इसमें से एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है, थिकनेस। एल्ब्यूमिन प्रोवाइड थिकनेस, एंड ग्लोब्यूलिन का क्या काम होता है, तो ग्लोब्यूलिन जो है वो इम्यूनिटी देने का काम करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, ये इम्यूनिटी देने का काम करता है। और साथ में और प्रोथ्रोजन और फाइब्रिनोजन जो था, इन दोनों का काम होता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुका था। अगला देखते हैं आगे में क्या होता है। ये आपका जो ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल मतलब जो हम लोग का नस होता है ना, वो ब्लड वेसल में क्या होता है कि एक एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे जो है ब्लड में से मतलब हम लोग का क्या होता है, नस में कट लगने के बाद क्या होता है, खून से बाहर निकलने लगता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो बाहर आने लगता है। और जैसे ब्लड बाहर आता है तो वो फिर जमने लगता है, होता है ना, वो जमने लगता है। लेकिन अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर बेसिकली ऐसा ही होता है कि ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने पे, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने पे ये आपका ये हो जाता है, क्या बोलेंगे, ब्लड क्लॉट होने लगता है। जो कि एक नॉर्मल पर्सन आपको इसका आंसर करता है कि बाहर आने के बाद ये क्लॉट क्यों होने लगता है, थक्का क्यों जमने लगता है ब्लड का, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। तो ये ऐसा ये रीजन नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो वहाँ फिर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका आंसर ये है कि ब्लड वेसल में जो है ना, एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। उस एंटी क्लॉटिंग एजेंट का नाम क्या होता है, हिपेरिन। मतलब देखो, क्लॉट मतलब क्या होता है, थक्का जमना। तो जो एंटी मतलब क्या होता है, उल्टा, थक्का जमने से जो रोकता है, एक ऐसे एजेंट होता है जो कि थक्का जमने से रोकता है, ब्लड को जमने से रोकता है। उसका नाम क्या है, हिपेरिन। ठीक है, और हिपेरिन का जो फॉर्मेशन होता है ना, हिपेरिन बनता कहाँ पे है, हिपेरिन बनता है आपका लीवर में। अच्छा, लीवर में आपको याद रखना है कि यहाँ पे लीवर में ही प्लाज्मा भी बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हिपेरिन जो होता है यही क्या करता है, ये जो अपना जो नस है यानी कि ब्लड वेसल में खून को थक्का जमने से रोकता है। और हिपेरिन का काम क्या है, ये जो हिपेरिन है ना, ये क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ये आपको पूछा जा सकता है कि हिपेरिन क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने शायद यहाँ तक क्लास में उस दिन कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा का। एक सेकेंड, मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा का क्या काम है, प्लाज्मा कैसे कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा में। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आपको एक नोट करना है कि ये करता है
ब्लड को बहने में मदद करता है। ब्लड आखिर चलता है ना, तो फ्लो ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का जो बहता है वो, तो ब्लड को बहने में मदद करता है ये प्लाज्मा। क्यों? क्योंकि 92% वाटर है इसमें। अब 92% वाटर है मान लो, तभी वाटर क्या होता है, वाटर ही इसको थिकनेस पता करता है, थिकनेस देता है। तो अगर वो बहुत गाढ़ा होता तो वो चलता कैसे, मतलब फ्लो कैसे होता। तो प्लाज्मा जो है आपका किस में हेल्प करता है, फ्लो ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। और हम लोग इसमें क्या नोटिस कर सकते हैं, और हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा आपका प्रोटीन हेल्प करता है, तो वो ग्लोब्यूलिन, सॉरी ग्लोब्यूलिन नहीं, आपका ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है ना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये क्या है, ये प्लाज्मा ही तो है जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और क्या, ये प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये जो है इम्यूनिटी भी देता है। ठीक है, कौन सा, कौन सा आपका प्रोटीन जो इम्यूनिटी दे रहा था, सबको याद रखना है कि ये जो है ग्लोब्यूलिन, इम्यूनिटी कौन दे रहा है, ग्लोब्यूलिन। ये मैंने आपको बता चुका है। और ये क्या करता है, ये थिकनेस भी देता है ब्लड को। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड थिकनेस, या फिर बोल सकते हैं ये विस्कोसिटी या थिकनेस ऑफ ब्लड, प्रोवाइड्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी या थिकनेस ऑफ ब्लड। मतलब ये ब्लड को जो है थिकनेस और या फिर बोलो विस्कोसिटी भी प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। और साथ में क्योंकि इसमें 92% वाटर होता है, तो इट ऑल्सो प्रोवाइड या इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, या फिर हाँ वही बोल सकते हैं, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि इसमें पानी होता है ना, इसलिए बॉडी टेम्परेचर को भी आप रेगुलेट करता है। कौन, ये सब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा है। और क्या हो सकता है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा में, अब क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो ये पीएच को भी रेगुलेट करता है, पीएच ऑफ ब्लड, इट रेगुलेट पीएच ऑफ ब्लड। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान नोटिस कर लेना, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, नोट कर लेना है। आगे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट में भी हेल्प करता है ना, जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है ये। और हम लोग को इसमें ध्यान रखना है क्या, कि इट हेल्प्स टू रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यानी हेल्प इन रिमूवल या रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ये भी नोट कर लेना है। चलिए ठीक है, ये इतना सारा इसका पंथनो प्लाज्मा होगा। अब यहाँ पे एक होता है ना ब्लड में, यहाँ पे एक क्या होता है, एक येलो कलर का पिगमेंट होता है, नोट नोट ब्लड में नहीं, ब्लड में नहीं। इसको ध्यान रखना है, इसे मैं नोट बना के लिख देता हूँ यहाँ पे। जो होता है एक लाइट येलो कलर का, लाइट येलो कलर होता है, कलर का एक पिगमेंट होता है। अबे यार क्या हो रहा है, प्लाज्मा जो है ना, आप कभी प्लाज्मा को देखोगे तो इसका जो है कलर होता है वो लाइट येलो होता है। ठीक है, मतलब बहुत लाइट येलो समझ रहे हो ना, फीका पीला कलर का होता है। ये होता क्यों है, ये होता है बिलीरुबिन के कारण, बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन क्या है, ये एक टाइप का पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल जानते हो ना, वही ये एक पिगमेंट है। ठीक है, और इसका भी फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। और जब आपका बिलीरुबिन बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग को हो जाता है पीलिया, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पीलिया हो जाता है, जिसको जॉन्डिस भी हम लोग बोल देते हैं। नाउ मूविंग टू अनदर पोर्सन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से प्लाज्मा कंप्लीट होता है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स या कॉर्पसल्स को, सेल्स या कॉर्पसल्स को। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब रुधिराणु को, रुधि रुधिराणु को पढ़ेंगे। ठीक है, अब रुधिराणु में क्या होता है, देखो अब पहले सेल्स या कॉर्पसल्स में अंतर क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स मतलब तो समझते ही हैं, सेल्स का मतलब क्या होता है,
कोशिका ये होता है ना। कोशिका तो ऐसे तो सब कोई वाकिफ ही होगा, कोशिका किसको बोलते हैं। कॉर्पोसल्स किसी किसी के लिए न्यू टर्म हो सकता है, तो कॉर्पोसल्स बोलते हैं फ्लोटिंग सेल्स को, फ्लोटिंग सेल्स। ठीक है, अब फ्लोटिंग सेल्स किसको बोलते हैं। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ तेल, तैरता हुआ सेल। आपने कभी अगर ब्लड का देखा होगा तो ऐसे ऐसे नट में आपका जो है ऐसे ऐसे उड़ता जाता है, अगर मूवी सब में देखा है तो कहीं कहीं, नहीं तो एनिमेशन में आपको जाके देख लेना है। इस तरह जो होता है मतलब तैरते हुए जो रहता है, आप देखे होंगे वैसे ही, तो इसको फ्लोटिंग सेल से बोलते हैं। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक टाइप का फ्लोटिंग फ्लोटिंग सेल है। ओके, नाउ मूविंग टू, मूविंग किधर मूविंग है, रुक जाओ। हम्म, अब देखते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने समझ लिया कि सेल्स और कॉर्पोसल्स होता क्या है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या ब्लड में जो होता है ना, तीन टाइप का होता है। पहला तो होता है आपका आरबीसी, दूसरा होता है आपका क्या डब्ल्यूबीसी, एंड द लास्ट वन इज होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। अब देखो, आरबीसी का होता है तो आपका लाल रुधिर कोशिका यानी रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिका। और प्लेटलेट्स में होता है डिम्बाणु। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, बाकी उनका तो आप लोग समझ ही सकते हैं। इतना इंग्लिश तो सबको आता है, हिंदी सबको आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आरबीसी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, मैं इसको अगले पेज पे चलता हूँ। यहाँ से हम लोग इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। आर बी सी मतलब रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिका। चलिए देखते हैं कहाँ चला गया बे। हम्म, तो लाल रक्त कोशिका में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले जो लाल रक्त कोशिका है ना, मैं इसको थोड़ा ऊपर ये बता देता हूँ। ये लाइन देखो, रेड ब्लड सेल्स जो है आरपीसी, ये आपका 41% होता है। हेलो, हाँ, 2000 कौन 2000 है। ठीक है, बाद में बात करो, निकला क्लास ले लो चले। तो आरबीसी जो होता है वो 41% होता है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हम लोगों ने पढ़ चुका है कि सेल्स और प्रोफेसर्स कितने होते हैं, ओवरऑल 45% होते हैं, है ना। तो आरबीसी अकेला 41% होता है, बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट दोनों मिला के आपका 4% ही होता है। ठीक है, तो देखो आरबीसी के बारे में क्या क्या जानते हैं। इसका जो है ना रेड ब्लड सेल्स, ये तो आपका जो है कॉमन नेम है, क्योंकि लाल कलर का दिखता है इसलिए हम लोग लाल रक्त कोशिका इसको बोल दिए। ठीक है, रेड कलर का ड्यू टू रेड कलर्स इसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं या रेड ब्लड सेल्स सेल बोलते हैं। तो इसका ओरिजिनल नेम ये नहीं है। ओरिजिनल नेम यानी कि ओरिजिनल नेम से मतलब मेरा है साइंटिफिक नेम। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आपको साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो है साइंटिफिक नेम आपका क्या होगा, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स। अब देखो एरिथ, इसका मतलब क्या होता है पता है। साइट का मतलब तो होता है आपका सेल, क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, जैसे सेल हो गया। अब एरिथ्रो जो होता है ना, एरिथ्रो इज अ रूट वर्ड फॉर रेड। मतलब जहां भी आपको एरिथ्रो दिखे तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा रेड से। तो एरिथ्रोसाइट मतलब क्या हुआ, लाल कोशिका यानी लाल रक्त कोशिका। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। चलिए, अच्छा एक समय साइंटिफिक नेम भी यहीं लिख देता हूँ सबको, तो ये आपको याद करने थोड़ा आसानी होगा। इसका नाम जो है साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। आपका डब्ल्यूबीसी जो है ना, डब्ल्यूबीसी का आपका होगा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब अगेन वाइट हो जाता है, इतना सा आपको अंदर कॉमन सेंस तो होगा ही। और ये होता है आपका थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, यहाँ पे थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है पता है। थ्रोम्बो से मतलब थ्रोम्बो इज अ रूट वर्ड फॉर ब्लड क्लोटिंग।
ब्लड क्लोटिंग, थ्रोम्बो का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, खून का थक्का जमना, ये रूट वर्ड होता है। ठीक है, अब इसका साइज देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक नाम डिस्कस कर लिया, अब यहाँ पे साइज डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो आरबीसी का जो साइज होता है ना, साइज होता है ये आपका 6.5 से 8 माइक्रोमीटर, 6.5 से 8 माइक्रोमीटर। और डब्ल्यूबीसी जो होता है ये 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और आपका थ्रोम्बोसाइट जो होता है ना, ये आपका 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। अब यहाँ पे बहुत को माइक्रोमीटर समझ में नहीं आया होगा, माइक्रोमीटर क्या होता है। तो देखो बताता हूँ, एक माइक्रोमीटर जो है, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। किसके? एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। अब यहाँ से आप बताइए कि साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन है। तो साइज के अकॉर्डिंग यहाँ देखो 6.5 है, ये 12 है, तो सबसे बड़ा कौन होगा साइज के अकॉर्डिंग? 12 वाला ही होगा ना। तो डब्ल्यू सबसे बड़ा होता है। फिर इससे छोटा कौन होता है? इससे छोटा होता है आरबीसी, और इससे भी छोटा होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, इससे भी छोटा आपका क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। चलिए अगला देखते हैं। इसको मैं हटाता हूँ, इसको ये इस तरह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भाई इस तरह नहीं पढ़ाना है, तीनों को साथ में पढ़ा लेते हैं आपको, जिससे कि आपको समझ में आए। मतलब रिलेट करके पढ़ोगे ना, थोड़ा सा सही रहेगा आपको याद करने में। इसीलिए हम लोग उसी तरह इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये पोर्शन था आपका आरबीसी का, ये था आपका डब्ल्यूबीसी, और यहाँ पे आपका प्लेटलेट मतलब बिम्बाणु। ठीक, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे हम लोग साइज पढ़ चुके हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर्स को, यानी कि ये कितनी संख्या में होते हैं। साइज तो बड़ा छोटा हो गया ना, अब इसका संख्या देख लेते हैं। तो अगर हम लोग नंबर्स का बात करेंगे ना, तो हम लोग चलो बात करते हैं 1/4 ऑफ ड्रॉप के, यानी कि एक ड्रॉप जो होता है, एक ड्रॉप का भी 25%, एक ड्रॉप का 25% का बात करते हैं, मतलब 0.001 ml का बात हो रहा है, 0.001 ml में। तो अगर हम लोग 0.001 ml में देखेंगे ना, तो आरबीसी पता है कितना होता है? इतना में ही आरबीसी आपका, यहाँ पे आरबीसी वैसे दो में होता है, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल में जो है ना, लगभग 5 से आपका 5.5 मिलियन के आसपास होता है, यानी कि अब मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 50 लाख से 55 लाख के बीच में आपका ये होता है मेल में, ये मिलियन है। ठीक है, और फीमेल में पता है कितना होता है? फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन, यानी 45 लाख से 50 लाख के आसपास होता है ये फीमेल में। ये कितना का बात हो रहा है? 1/4 ऑफ ड्रॉप, यानी 25% का बात हो रहा है। अगर एक ड्रॉप का बात हुआ करें, तो एक ड्रॉप कितना हो जाएगा? इतना तो मैथ आता होगा वैसे भी। तो अगर एक 1/4 यानी 25% का वैल्यू अगर 50 मिलियन है, यानी 50 लाख है, तो एक ड्रॉप का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 2 करोड़, है ना? यही तो होगा। तो इतना तो आपको कैलकुलेशन आता है, चलिए जाने देते हैं। ये कैलकुलेशन भाई सीजीएल के स्टूडेंट हो, इतना तो जानती हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आरबीसी हो गया। आरबीसी जो होता है मेल में लगभग 50 से आपका 55 लाख होता है, और फीमेल में 45 से आपका 50 लाख होता है। अब डब्ल्यूबीसी का देख लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये होता है आपका नंबर मतलब 4000 से 11,000 के बीच में होता है। के का मतलब 1000 होता है, तो 4000 से 11,000 में ऐसे ही लिख देता हूँ, 4000 से 11,000 होता है ये आपका डब्ल्यूबीसी। जबकि प्लेटलेट्स कितना होता है? ये 1.5 से 4.5 लाख होता है। इसको भी मैं यही लिख देता हूँ, ये आपका मेल, मेल ये फीमेल, ये होता है आपका 50 से 55 लाख, और ये होता है आपका 45 से 50 लाख। ठीक है, चलो तो इस अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखें, सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे ज़्यादा आपका नंबर के अकॉर्डिंग आरबीसी होगा, उसके बाद आपका प्लेटलेट्स होगा, एंड देन फिर आपका डब्ल्यूबीसी होगा, ये होता है। चलो ठीक, अब अगला देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको रेशियो भी पूछा जाता है, ठीक है? तो रेशियो भी पूछा जा सकता है आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कि इसका रेशियो क्या क्या होता है। तो देखो, अगर एक डब्ल्यूबीसी है ना, एक डब्ल्यूबीसी है, तो उसमें 600 आरबीसी होगा,
एक WBC पे 600 RBC और 40 प्लेटलेट्स होता है। ध्यान रखना कि एक WBC पे 600 RBC और 40 प्लेटलेट्स होता है। ये होता है RBC WBC और प्लेटलेट्स का रेशियो। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डिजीज। डिजीज देखो दो कारण से होता है। एक जब बढ़ जाता है, एक्सेस हो जाता है। एक जब कम हो जाता है। दो कारण से डिजीज होता है ना, जब ज़्यादा हो गया तो, और जब कम हो जाए तो डिजीज होता है। तो देखो, अगर आपका आरबीसी बढ़ जाए तो क्या होता है। आरबीसी जब बढ़ जाए ना तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। और जब कम हो जाए तो उसको एनीमिया बोलते हैं। ये तो कॉमन बीमारी है भाई। ठीक है, हर दूसरे बंदे में नहीं, हर चौथे तीसरे बंदे में देखने को मिल जाएगा एनीमिया। सॉरी, यहाँ पे मैंने एनीमिया में ई छोड़ दिया। ई लिखना जरूरी था, नहीं तो आप लोग बोलोगे स्पेलिंग ही नहीं आता एनीमिया। ठीक है, तो देखो, ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलीसाइथेमिया, कम हो जाएगा तो एनीमिया। अब इसमें देख रहे हैं WBC में, अगर ज़्यादा हो गया तो WBC में का क्या काम होता है जानते हो ना? मतलब जो भी आपका जो है बाहर से जो भी कुछ आता है उसको किल करना। तो जब ज़्यादा हो जाता है, ये क्या होता है, जब ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप को ही किल करने लगता है। तो जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। नाम सुना होगा आपने, ब्लड कैंसर हो जाता है। हालांकि ब्लड कैंसर तो कॉमन नेम है अगेन। ये आपको बोलते हैं, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। और जब कम हो जाए, जब ये कम हो जाएगा, WBC का काम क्या है? इम्यूनिटी देना। तो जब ये कम हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत सारे डिजीज होंगे, मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। जिसको अगेन किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया के नाम से। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, आपका प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स में भी दो केस होगा, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए। तो जब ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। और जब कम हो जाए ना, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब खून निकालना, खून निकल रहा है तो निकल ही रहा है, बंदे नहीं हो रहा है, तो जिसको कि हेमरेज भी बोलते हैं। हेमरेज, ये होता है आपका ज़्यादा हो जाए और कम हो जाए तो। ठीक है, अब देख लेते हैं। चलिए अब क्या ही देखेंगे, आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। बाकी फिर कभी देखेंगे, फिर कभी क्या, आप तो रेगुलर ही ट्राई करूँगा रेगुलर रहने का। ठीक है।